हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करने वाले हैं आचार संहिता की। जैसा कि हम सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और आज से आचार संहिता लागू हो गई। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट निर्धारित कर दी है और आज से आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता क्या होती है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आचार संहिता को अंग्रेजी में कहा जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि ऐसे नियम जो उम्मीदवार और राजनीतिक दल को स्थापित करने होंगे, पालन करने होंगे। ऐसे नियम कानून जिनको उम्मीदवारों को और राजनीतिक दलों को पालन करना होगा। आचार संहिता लगने के साथ ही क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन के हाथ में पूरे प्रदेश के कंट्रोल की पावर आ जाती है। उनके पास जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो भी अधिकारी काम कर रहे होते हैं, जो पहले राज्य सरकार के लिए काम कर रहे होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर काम करने लगते हैं। यानी कि वो काम करने वाले अधिकारी अब इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी हो जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन उनसे अपने अनुरूप कार्य कराता है। इलेक्शन कमीशन ये देखता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिशियन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई, जो आचार संहिता लगी हुई, नियमों को तोड़ तो नहीं रहा है या उनका कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अगर जो है बेसिकली चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टियां या जो है राजनीतिक लोग या राजनेता, चाहे वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे हो, आचार संहिता बेसिकली उनके लिए, उनके कंडक्ट के लिए, उनके आचरण के लिए एक पैरामीटर होता है कि वो क्या पैरामीटर अपनाएंगे, उनका आचरण कैसा होगा, उनका बिहेवियर कैसा होगा। आचार संहिता हमें बेसिकली यही बताती है। आचार संहिता जो बनी थी वो किसी कानून के तहत नहीं बनी हुई थी। आचार संहिता की अगर हिस्ट्री की बात करें तो वो किसी कानून के तहत नहीं बनी हुई थी, बल्कि ये राजनीतिक दलों की आम सहमति के तहत बनाई गई थी कि सारे राजनीतिक दल एक पैरामीटर के तहत काम करेंगे। वो सारे राजनीतिक दल एक नियमावली के तहत चलेंगे और उन नियमावली को तोड़ने पर उनके लिए कार्यवाही का प्रावधान किया गया है। और जब मैं बात करूं कि अगर भारत में सबसे पहले आचार संहिता किस राज्य में लागू होती है, तो भारत में सबसे पहले आचार संहिता केरल राज्य में 1960 में वहां के विधानसभा के चुनाव में लागू होती है। अब अगर आचार संहिता का जो नियम है उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिशियन तोड़ने की चेष्टा करता है या तोड़ता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? उसको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, उसको उसके ऊपर एफआईआर कराई जा सकती है, उसको जेल में भेजा जा सकता है। तो सामान्य नियम जो बेसिकली है आचार संहिता के, वो यही है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उन नियमों को तोड़ती है, उन नियमों को नहीं मानती है जो इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित किए गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, एफआईआर दर्ज करा देगा या उनको चुनाव लड़ने से रोक देगा। अब जो आचार संहिता में ये बताया जाता है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल है, राजनीतिक व्यक्ति है, तो भाषा का एकदम अच्छी तरीके से पालन करेगी नियमावली के तहत, मतलब अमर्यादित टिप्पणी किसी पर नहीं करेगी। धार्मिक उन्माद फैलाने का कोई भी दल कोशिश नहीं करेगा, धार्मिक पोलराइजेशन करने की कोशिश नहीं करेगा। हालांकि हर दल पोलराइजेशन की चेष्टा में लगा रहता है, कोई भी पोलराइजेशन की कोशिश नहीं करेगा, आचार संहिता यही कहती है। अब धार्मिक स्थल को जैसे लोग मस्जिद जाने लगेंगे, टोपी पहनने लगेंगे, मंदिर जाने लगेंगे, तो आचार संहिता ये भी कहती है कि धार्मिक स्थल को, कोई भी धार्मिक स्थल हो, चाहे सिखों का हो, चाहे हमारे अपना मंदिर हो, चाहे क्रिश्चियंस का हो या चाहे मुस्लिम्स की मस्जिद हो, उसको कोई भी अपने रैली स्थल के तरह या चुनाव प्रचार के प्रोपेगेंडा के तहत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और जो भी व्यक्ति किसी की आलोचना करता है तो वो आलोचना व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिगत आलोचना नहीं हो सकती, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी किसी व्यक्ति पर नहीं करी जा सकती। कोई भी राजनीतिक दल किसी अन्य नेता पर व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी जो है नहीं कर सकता है। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतदान के लिए हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा धन इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा धन बल का इस्तेमाल करते हैं अनेक अनेक राजनीतिक दल। इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि कोई भी दल गलत तरीके से धन का उपयोग नहीं करेगा, वोट खरीदने के लिए पब्लिक को जो है पैसा नहीं देगा या कोई ऐसे लोक लुभावने वादे नहीं करेगा इस दौरान जिससे उसका वोट जो है उसके फेवर में पड़ सके, वोट कन्वर्जन हो सके। तो हालांकि प्रैक्टिकलिटी तो हम सब जानते हैं कि क्या कैसे होता है, लेकिन एक चल रही हैं चीजें जो उसी के विवरण हम सब यहाँ कर सकते हैं। अब जो भी मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी है, सभा कर रही है, तो उसकी सभा स्थान, उसमें बजने वाले लाउड स्पीकर, इन सब प्लेसेस के लिए, इन सब एक्ट्स के लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? इलेक्शन कमीशन और पुलिस की परमिशन, स्थानीय प्रशासन की परमिशन लेनी पड़ेगी, जो काम करेगा इलेक्शन कमीशन की निगरानी में। अब जैसे कोई भी नेता होगा, अब वो चुनाव प्रचार या रैली के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, उसको अपनी व्यक्तिगत गाड़ी से ही प्रचार प्रसार अपना जो भी करना होगा। अगर सरकारी गाड़ी का प्रचार प्रसार करते हुए पकड़ा जाता है या पाया जाता है उसके थ्रू, तो उसका चुनाव लड़ने की जो है कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इस तरीके को कृत्य कर रहा है जो इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है, तो उसका
सस्पेंशन किया जा सकता है, उसको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। ये बहुत दूर की कौड़ी है, हालांकि अभी तक मैंने अपने लाइफ में होते देखा नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने किसी को इस तरीके से चुनाव लड़ने से रोका हो, क्योंकि ओवैसी दिन रात जहर उगलते रहते हैं और आज तक उन पर रोक नहीं लगी है कि वो चुनाव न लड़े। हम सब जानते हैं कितना प्रताड़ित उन्होंने हिंदुओं को अपने शब्दों से किया हुआ है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। अब जो सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, जहां पे चुनाव होता है, जो राज्य का प्रतिनिधि होगा वो कोई लोक लुभावन वादे नहीं करेगा, कोई भी जनसभा नहीं करेगा सरकारी खर्चे पे, कोई भी योजना परियोजना का शिलान्यास नहीं करेगा, कोई भी नए बजट अप्रूव नहीं करेगा, कोई भी नए बिल नहीं लेके आ सकेगा, मतलब कोई भी नया काम वो नहीं कर सकेगा। जो आचार संहिता की अगर हम बात करें तो आचार संहिता राज्यों में तब लागू हो जाती है जब इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस कर देता है और जब रिजल्ट आना रहता है। जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आया होता तब तक आचार संहिता लागू होता है। इस दौरान ना किसी का ट्रांसफर होगा, ना पोस्टिंग होगा, ना रिक्रूटमेंट होगा, कोई नया काम राज्य सरकार नहीं कर पाएगी। आई होप आप लोगों को आचार संहिता का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अपना वोट देने से पहले समस्त नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड, उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या करा हुआ है, इस पर देखिएगा। धार्मिक और उन्मादी विचारधारा को त्याग करके वोट दीजिएगा। बाकी मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूं या आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करो, ये आपकी अपनी विल है। वोट हमेशा पेट में होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।